कभी सोचा है अगर तुम एक दिन जागो और तुम्हें अपना नाम तक याद ना हो, लेकिन पूरी दुनिया तुम्हें खत्म करने के पीछे पड़ी हो? यही हालत है इस कहानी के हीरो की। उसे खुद के बारे में कुछ याद नहीं, लेकिन एक चीज साफ है, वो कोई आम इंसान नहीं है। उसकी हर हरकत, हर रिएक्शन बताता है कि उसके अंदर कुछ बहुत खतरनाक छुपा हुआ है। और सबसे डरावनी बात, दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी CIA उसे हर कीमत पर खत्म करना चाहती है। कहानी शुरू होती है जब वो एक अमेरिकन एम्बेसी से चुपचाप निकलने की कोशिश कर रहा होता है। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा होता है। तभी उसकी नजर एक गार्ड से टकराती है, बस एक सेकंड, और उसे समझ आ जाता है कि अब खेल बदल चुका है। गार्ड अलर्ट हो चुका है और अब छुपने का कोई फायदा नहीं। अचानक उसके अंदर जैसे कोई स्विच ऑन हो जाता है। बिना सोचे समझे उसका शरीर खुद ही एक्शन लेने लगता है। वो झट से पिस्टल पकड़ता है, सामने आ रहे गार्ड्स को रुकने पर मजबूर करता है और बिना वक्त गंवाए वहां से निकल पड़ता है। भागते हुए वो एक स्मार्ट फैसला लेता है। हथियार को रास्ते में ही फेंक देता है ताकि शक कम हो सके, लेकिन रुकता नहीं। रास्ते में एक सिक्योरिटी वाले को गिराकर उसका वॉकी टॉकी ले लेता है। अब वो दुश्मनों की हर चाल सुन सकता है। उधर दूसरी तरफ उसे पकड़ने के लिए पूरी टीम तैयार हो रही होती है। हथियार बांटे जा रहे हैं, हर एग्जिट ब्लॉक किया जा रहा है। मतलब अब बच निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन ये आदमी अलग है। वो दीवार पर लगा इमरजेंसी मैप उतारता है और कुछ ही सेकंड में पूरा रास्ता अपने दिमाग में सेट कर लेता है, जैसे ये जगह उसने पहले भी देखी हो। वॉकी टॉकी से आती आवाजों को सुनकर वो तुरंत दिशा बदलता है और सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ता है, ऊपर और ऊपर, सीधा 5वीं मंजिल तक। वहां पहुंचकर वो फायर एग्जिट का दरवाजा तोड़ता है और अंदर घुस जाता है। आगे एक लोहे का गेट रास्ता रोक रहा होता है, लेकिन वो उसे भी जोर से लात मारकर खोल देता है। अब सामने है फायर एस्केप, लेकिन ट्विस्ट ये है कि नीचे जाने वाली सीढ़ियां पहले ही हटा दी गई हैं। नीचे कूदना मतलब सीधा मौत को बुलावा देना। अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचता है, ऊपर छत की तरफ। वो बिना रुके ऊपर चढ़ने लगता है। एक पुरानी जंग लगी रेलिंग पर पैर रखता है और जैसे ही वो वजन डालता है, रेलिंग हिलने लगती है और ठीक वैसा ही होता है जैसा उसे डर था। अब सवाल ये है, क्या वो यहाँ से जिंदा निकल पाएगा या यही उसकी कहानी का अंत बनने वाला है? लेकिन तभी सब कुछ बिगड़ जाता है। एक छोटा सा हादसा और हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। उसके बैग में ऐसे सुराग छुपे हैं जो उसकी असली पहचान तक ले जा सकते हैं और वो किसी भी कीमत पर उन्हें खोना नहीं चाहता। उधर गार्ड्स अब 5वीं मंजिल तक पहुंच चुके हैं। समय बहुत कम है। बॉर्न एक टूटी फूटी सीढ़ी का सहारा लेता है और नीचे की खिड़की तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी पीछे से आवाजें तेज होने लगती हैं। गार्ड्स इमरजेंसी एग्जिट तक आ चुके हैं। अब जरा सी गलती और सब खत्म। वो तुरंत दीवार से चिपक जाता है, सांस तक रोक लेता है और किसी तरह उनकी नजरों से बच जाता है। धीरे धीरे बेहद संभल कर वो दीवार के किनारे सरकने लगता है। चढ़ाई और बैलेंस ये सब जैसे उसके लिए नया नहीं है। उसकी उंगलियां दीवार की दरारों को पकड़ती हैं और वो एक एक करके नीचे की खिड़कियों तक उतरता चला जाता है। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, मैं आखिर हूँ कौन? उसे अपनी सच्चाई जाननी है, अपना नाम, अपना अतीत। और तभी कहानी में एंट्री होती है उस लड़की की। वही लड़की जो कुछ देर पहले वीजा ऑफिस में बहस कर रही थी। बॉर्न उसे देखते ही समझ जाता है ये परेशानी में है, पैसों की कमी है और यहाँ से निकलना चाहती है। वो सीधे उसे एक ऑफर देता है, अगर वो उसे पेरिस छोड़ दे तो बदले में मोटी रकम मिलेगी। पहले तो लड़की को शक होता है, मामला अजीब लगता है, लेकिन अगले ही पल बॉर्न बिना कुछ बोले उसके सामने पैसों का ढेर रख देता है और यहीं से खेल बदल जाता है। वो वादा करता है पेरिस पहुंचने पर और पैसे मिलेंगे। तभी अचानक एक पुलिस कार पास से गुजरती है और बॉर्न का रिएक्शन एकदम बदल जाता है। वो तुरंत छिप जाता है, जैसे खतरे को दूर से ही पहचान गया हो। लड़की कुछ पल सोचती है ये रिस्की है, लेकिन मौका भी बड़ा है। आखिरकार वो फैसला लेती है, या तो सब मिलेगा या कुछ भी नहीं। वो हाँ कर देती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि अब उसकी जिंदगी एक लंबी भाग दौड़ में बदलने वाली है। दूसरी तरफ CIA के ऑफिस में बैठा कॉन्कलिन ये खबर सुनता है कि बॉर्न फिर से सामने आ गया है। उसका चेहरा बदल जाता है। वो तुरंत सिस्टम एक्टिव कर देता है। हर फुटेज निकलवाई जाती है, हर मूवमेंट ट्रैक होने लगता है। पिछली रात पार्क में हुई फायरिंग की घटना को जोड़ते ही उसे समझ आ जाता है बॉर्न अब उनके कंट्रोल से बाहर जा चुका है और ये बात उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। बिना देर किए वो एक सख्त आदेश देता है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर 3 अलग अलग लोगों को मिशन सौंप दिया जाता है। तीनों दिखने में बिल्कुल आम, एक म्यूजिक टीचर जैसा शांत इंसान, दूसरा एक साधारण विदेशी आदमी और तीसरा एक स्टाइलिश सामान्य दिखने वाला शख्स। लेकिन असलियत, ये तीनों बेहद खतरनाक शिकारी हैं। ऑन ऑर्डर मिलते ही इनका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। अब ये सिर्फ एक काम जानते हैं, टारगेट को खत्म करना। उधर पेरिस की तरफ जाती सड़क पर कार दौड़ रही है। लड़की लगातार बात करती रहती है, शायद माहौल हल्का करने के लिए, लेकिन बॉर्न पूरे रास्ते एक शब्द नहीं बोलता। आखिरकार वो पूछ ही लेती है, तुम इतने चुप क्यों हो? कुछ पल की खामोशी के बाद बॉर्न जवाब देता है, काफी समय से उसे ठीक से नींद नहीं आई और सिर में हमेशा दर्द रहता है। माहौल बदलने के लिए वो रेडियो ऑन कर देती है, लेकिन जैसे ही आवाज गूंजती है बॉर्न बेचैन हो जाता है। उसे ये शोर पसंद नहीं आता। वो तुरंत रेडियो बंद कर देता है और फिर खिड़की के बाहर देखते हुए सोच में डूब जाता है। आखिर वो पेरिस जाने के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च कर रहा है? कुछ देर बाद वो सच बोल देता है, एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल देता है। उसे अपने
बारे में कुछ भी याद नहीं। वो समुद्र में बहता हुआ मिला था जहाँ कुछ मछुआरों ने उसकी जान बचाई थी। अब सवाल ये है, जिस इंसान को खुद की पहचान नहीं पता, क्या वो उन लोगों से बच पाएगा जो उसकी पहचान को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं? और फिर सच की एक झलक सामने आती है। समुद्र से निकाले जाने के बाद उसकी हालत बेहद खराब थी। उसकी पीठ में गहराई तक धंसे हुए गोलियों के टुकड़े मिले जिन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, लेकिन असली राज अभी बाकी था। उसी दौरान एक बूढ़े मछुआरे की नजर उसके शरीर के एक अजीब से उभरे हिस्से पर पड़ती है। पहले तो वो समझ नहीं पाता, लेकिन शक होने पर वो उस जगह को ध्यान से चेक करता है और जैसे ही उसे काट कर खोला जाता है, अंदर से एक छोटी धातु की अजीब सी चीज निकलती है, बिल्कुल किसी सीक्रेट डिवाइस जैसी। बूढ़ा आदमी उसे ध्यान से देखने लगता है, मैग्नीफाइंग ग्लास से हर डिटेल चेक करता है और फिर क्यूरियोसिटी में आकर ऊपर लगे छोटे से बटन को दबा देता है। अगले ही पल एक नंबर प्रोजेक्ट होता है, स्विस बैंक अकाउंट का नंबर। अब तस्वीर साफ होने लगती है। ये कोई आम आदमी नहीं, ये कोई बहुत बड़ा खेल है। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी बात समझ पाता, अचानक बॉन्ड को होश आ जाता है और बिना कुछ समझे वो सीधे उस बूढ़े पर टूट पड़ता है। उसकी आंखों में घबराहट है, गुस्सा है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन। बूढ़ा आदमी डर जाता है और जल्दी जल्दी सब समझाने की कोशिश करता है कि उसने क्या देखा, क्या निकाला, लेकिन बात पूरी भी नहीं हो पाती कि बॉन्ड फिर से बेहोश होकर गिर पड़ता है। सीन बदलता। अब हम पहुंचते हैं अमेरिका के वर्जीनिया में स्थित CIA के हेडक्वार्टर। एक टॉप अफसर तेजी से अंदर आता है। उसके चेहरे पर साफ डर और तनाव दिखाई दे रहा है। वो तुरंत रिपोर्ट देना शुरू करता है। कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो चुका है और अब हालात उनके कंट्रोल से बाहर जाते नजर आ रहे हैं। अब सोचो, एक इंसान जिसके शरीर में खुद एक राज छुपा था, जिसे खुद नहीं पता वो कौन है। क्या वो इस साजिश का सच जान पाएगा या सच्चाई सामने आने से पहले ही उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया जाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, ऐसा कौन सा मिशन था जिसमें इतना ट्रेंड एजेंट भी टूट गया? उधर समुद्र में बॉर्न अब बाकी मछुआरों के साथ काम करने लगता है। वो खुद भी हैरान है क्योंकि भले ही उसका दिमाग खाली हो चुका है, लेकिन उसका शरीर अभी भी सब याद रखता है। वो बिना सोचे जटिल गांठें बांध लेता है। किताब उठाता है तो पन्ने पलक झपकते खत्म हो जाते हैं और अलग अलग भाषाएं जैसे उसके लिए खेल हों। ये साफ है, उसके स्किल्स किसी आम इंसान से कहीं ऊपर हैं, जैसे किसी ने उसे एक्सट्रीम लेवल तक ट्रेन किया हो। लेकिन दिक्कत वही है, इतनी काबिलियत के बावजूद उसे ये नहीं पता कि वो असल में है कौन। बूढ़ा मछुआरा उसे कुछ पैसे देता है, जाते वक्त बस इतना कहता है, कभी कभी रिश्ते किस्मत से बनते हैं, और वो उम्मीद करता है कि बॉर्न अपनी जिंदगी वापस पाले। अब बॉर्न एक बिल्कुल अनजान जगह पर खड़ा है। चारों तरफ भीड़ है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खाली महसूस कर रहा है। उसके पास सिर्फ एक चीज है, वो स्विस बैंक अकाउंट नंबर। यही उसका इकलौता सुराग है। अब सवाल ये है, वो अपनी सच्चाई तक पहुंचेगा कैसे? और फिर बिना किसी को बताए बॉर्न अचानक गायब हो जाता है, जैसे वो भीड़ में घुल गया हो, जैसे कभी था ही नहीं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये उसकी काबिलियत है। वो जानता है कैसे खुद को दुनिया की नजरों से छुपाना है। सफर करते करते वो स्विट्जरलैंड पहुंचता है। रात गहरी हो चुकी है, ठंडी हवा चल रही है और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं। मजबूरी में वो एक बर्फीले पार्क में ही रात गुजारने का फैसला करता है, लेकिन उसकी किस्मत उसे आराम करने नहीं देती। दो पुलिस वाले वहाँ पहुंच जाते हैं, ID मांगते हैं, नाम पूछते हैं, और बॉर्न वो कुछ नहीं बता पाता। न कोई पहचान, न कोई जवाब। एक पुलिस वाला उसे डराने की कोशिश करता है और उसी पल कुछ अजीब होता है। बॉर्न का शरीर अपने आप रिएक्ट करता है, बिना सोचे, बिना प्लान के, जैसे अंदर छुपा हुआ कोई दूसरा इंसान अचानक बाहर आ गया हो। अब सवाल ये है, जिस इंसान का दिमाग खाली है लेकिन शरीर एक परफेक्ट मशीन की तरह काम कर रहा है, वो असल में इंसान है या किसी खतरनाक प्रोग्राम का हिस्सा? तुम क्या सोचते हो, ये सब ट्रेनिंग है या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है? बस कुछ ही सेकंड और सब कुछ पलट जाता है। पुलिस वाला जैसे ही उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बॉर्न का शरीर अपने आप हरकत में आ जाता है। बिना सोचे, बिना रुके वो इतनी तेजी से मूव करता है कि सामने वाले को समझने का मौका ही नहीं मिलता। एक झटके में वो हथियार को बेअसर कर देता है, सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन सबसे हैरानी की बात, उसे खुद नहीं पता कि उसने ये सब कैसे किया। जैसे उसके अंदर कोई छुपा हुआ सिस्टम एक्टिव हो गया हो। स्थिति बिगड़ने से पहले ही वो तुरंत अपनी जैकेट उतारता है और वहां से निकल जाता है। अब वो और ज्यादा सावधान है क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि उसके अंदर कुछ असामान्य जरूर है। उधर CIA के हेडक्वार्टर में माहौल काफी गंभीर है। एक कमरे में कई बड़े अधिकारी बैठे हैं और सबकी नजर एक वीडियो रिकॉर्डिंग पर टिकी हुई है। स्क्रीन पर एक खतरनाक शख्स दिखाई देता है, एक अफ्रीकी वॉरलॉर्ड। वो कैमरे के सामने बिना डरे खुली चेतावनी दे रहा है कि वो अमेरिका को उसकी औकात दिखा देगा। असल में वो कभी अपने देश का ताकतवर नेता था, लेकिन सत्ता से हटाकर उसे देश से बाहर कर दिया गया। अब वो फ्रांस में छिपा हुआ है और अपनी वापसी के लिए दबाव बना रहा है। उसकी मांग साफ है, उसे फिर से कुर्सी चाहिए, वरना वो अफ्रीका में काम कर रहे CIA एजेंट्स की पहचान दुनिया के सामने ला देगा, जो कि किसी भी हालत में होने नहीं दिया जा सकता। वीडियो में वो ये भी दावा करता है कि हाल ही में उस पर एक जानलेवा हमला हुआ था और उसके पीछे सीधे तौर पर CIA का हाथ है। कमरे में बैठे अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तनाव साफ महसूस हो रहा है। लेकिन तभी डायरेक्टर शांत आवाज में सबको यकीन दिलाता है, उनके एजेंट इतने लापरवाह नहीं हो सकते कि इस तरह की गलती कर बैठे। अब कहानी और उलझती जा रही है। एक तरफ एक आदमी जिसे खुद नहीं पता वो कौन है, और दूसरी तरफ एक ऐसा खेल जिसमें सरकारें, एजेंसियां और राज छुपे हुए हैं। क्या इन दोनों कहानियों का कोई कनेक्शन है? तुम्हें क्या लगता है, ये सब बस एक इत्तेफाक है या सब कुछ पहले से प्लान किया गया है? लेकिन जैसे ही ये बात खत्म होती है, एक शख्स तुरंत चौकन्ना हो जाता है। ओल्ड
वाइट। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है उसे कुछ गड़बड़ लग चुकी है। मीटिंग खत्म होते ही वो बिना वक्त गंवाए सीधे कैफेटेरिया की तरफ बढ़ता है जहाँ कॉन्कलिन पहले से मौजूद होता है। वाइट बिना घुमाए सीधा सवाल करता है, ऑपरेशन में कुछ गलत हुआ है क्या? कॉन्कलिन पहले टालने की कोशिश करता है लेकिन हालात ऐसे हैं कि सच छुप नहीं सकता। आखिरकार वो मान लेता है टारगेट को खत्म करने वाला मिशन नाकाम रहा और सबसे बड़ी बात उसकी टीम से संपर्क भी टूट चुका है। बस यही सुनना बाकी था। वाइट के दिमाग में तुरंत तस्वीर साफ हो जाती है। अब हालात और बिगड़ने वाले हैं और आगे जो होने वाला है वो और भी खतरनाक होगा। उधर बॉर्न काफी देर तक सड़कों पर भटकने के बाद आखिरकार एक बैंक के अंदर कदम रखता है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही है जैसे वो किसी आखिरी उम्मीद के सहारे यहाँ आया हो। वो काउंटर पर जाकर सेफ डिपॉजिट बॉक्स खोलने की बात करता है। सामने बैठी महिला उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। उसकी हालत देखकर उसे सीरियसली नहीं लेती। ठंडी आवाज में कहती है, पहले अकाउंट नंबर लिखो। बॉर्न धीरे से वही नंबर लिखता है और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। महिला का रवैया एकदम प्रोफेशनल हो जाता है। बिना एक शब्द बोले वो तुरंत आगे की प्रक्रिया शुरू कर देती है। बॉर्न को एक अलग स्पेशल लिफ्ट से ऊपर ले जाया जाता है, सीधा वीआईपी सेक्शन में। अब साफ है ये कोई साधारण अकाउंट नहीं है। कमरे में मैनेजर पहले उसे ध्यान से देखता है। उसकी हालत और उसकी एंट्री दोनों ही शक पैदा कर रहे हैं। वो बिना रिस्क लिए फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन का आदेश देता है। कुछ पल की खामोशी, मशीन स्कैन करती है और फिर एक बीप की आवाज। पहचान कंफर्म हो चुकी है। अब सवाल और गहरा हो गया है। एक ऐसा आदमी जिसे खुद अपना नाम याद नहीं, उसका बैंक अकाउंट इतना हाई प्रोफाइल कैसे हो सकता है? क्या ये उसकी असली पहचान की शुरुआत है या किसी और बड़े राज्य का दरवाजा खुलने वाला है? कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुलता है। मैनेजर एक भारी लोहे का बॉक्स लेकर अंदर आता है, उसे टेबल पर रखता है और बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है। अब कमरे में सिर्फ बॉर्न और उसके सामने उसका अतीत। वो बिना वक्त गंवाए बॉक्स खोलता है। सबसे ऊपर एक अमेरिकन पासपोर्ट, उस पर लगी फोटो उसी की है। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आती है। जेसन बॉर्न। पहली बार उसे अपना नाम पता चलता है और साथ में पता, पेरिस, फ्रांस। एक पल के लिए लगता है जैसे सब कुछ साफ हो रहा है, लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिकती नहीं। जैसे ही वो नीचे की परत खोलता है उसकी सांस अटक जाती है। अंदर अलग अलग देशों की करेंसी पड़ी है, एक हथियार और 6 और पासपोर्ट। हर पासपोर्ट पर वही चेहरा लेकिन नाम हर बार अलग। अब दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, असल में वो कौन है? जेसन बॉर्न या इनमें से कोई और? वो ज्यादा सोचने का रिस्क नहीं लेता। सारा सामान जल्दी जल्दी अपने बैग में भरता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। लेकिन बाहर निकलते ही कुछ नजरें उसका पीछा करने लगती हैं, जैसे कोई उसे पहचान चुका हो। बॉर्न एक पब्लिक फोन की तरफ बढ़ता है, एक अजीब से नंबर पर कॉल करता है और फिर पेरिस का नंबर डायल करता है। वो जानना चाहता है क्या जेसन बॉर्न सच में मौजूद है। कॉल कनेक्ट होने ही वाली होती है कि उसे एहसास होता है कोई उसे लगातार देख रहा है। एक महिला पुलिस अधिकारी। उनकी नजरें मिलती हैं और बस खतरा एक्टिव हो जाता है। बॉर्न तुरंत वहाँ से हटने की कोशिश करता है लेकिन अब देर हो चुकी है। अलार्म बजने लगते हैं, सायरन गूंजने लगते हैं और पुलिस की गाड़ियां उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। स्थिति को समझते ही वो तुरंत एक पासपोर्ट निकालता है और सीधा दूतावास के अंदर घुस जाता है। पीछे आए पुलिस वाले बाहर ही रोक दिए जाते हैं। अंदर लाइन में खड़े लोगों के बीच उसकी नजर फिर उसी लड़की पर पड़ती है, वही जो पहले वीजा ऑफिस में बहस कर रही थी। उसके चेहरे से साफ पता चलता है उसके साथ गलत हो रहा है और यहीं बॉर्न एक फैसला लेता है। वो उसे ऑफर देता है पेरिस चलने का। अब वो पूरी तरह अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा कर रहा है। लड़की उसकी बात सुनती है लेकिन ज्यादा सवाल नहीं करती। शायद उसे भी कहीं न कहीं बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। उधर CIA में कॉन्कलिन अपने लोगों को तुरंत एक्टिव कर देता है। दूतावास के आसपास की सारी फुटेज निकलवाई जाती है और जैसा उसे शक था कैमरों में वही लड़की नजर आती है। उसका नाम है मैरी, उम्र 26 साल, जर्मनी के हनोवर में जन्मी। माता पिता अब इस दुनिया में नहीं, एक सौतेला भाई है लेकिन उसकी जिंदगी कभी एक जगह टिक कर नहीं रही। वो हमेशा भटकती रही है बिना किसी ठिकाने के। कॉन्कलिन तुरंत आदेश देता है पिछले कई सालों में मैरी जहाँ जहाँ रही है हर जगह की पूरी जानकारी जुटाई जाए। उसकी तस्वीर सभी फील्ड एजेंट्स तक पहुंचाई जाती है और कुछ ही देर में फ्रांस में बैठे टेक्निकल एक्सपर्ट्स बॉर्न और मैरी की तस्वीरों को मिलाकर एक ग्लोबल अलर्ट तैयार कर देते हैं। अब ये सिर्फ एक आदमी की तलाश नहीं रही, ये बन चुका है एक इंटरनेशनल हंट। अब सोचो, एक आदमी जिसकी कई पहचान है और एक लड़की जिसे खुद नहीं पता वो किस मुसीबत में कदम रख रही है। जब ये दोनों साथ होंगे तो क्या वो बच पाएंगे? तुम्हारे हिसाब से ये पार्टनरशिप उनकी ताकत बनेगी या सबसे बड़ी कमजोरी? जरा सोचो, एक इंसान जिसके पास कई पासपोर्ट हो, ढेर सारा पैसा हो, एक हथियार हो और उसके अपने शरीर के अंदर ही एक बैंक अकाउंट का राज छुपा हो, वो आखिर है कौन? खाना खत्म करते ही बॉर्न और मैरी फिर से सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ता लंबा है और थकान भी। कार चलते चलते बॉर्न गहरी नींद में चला जाता है। शायद कई दिनों बाद उसे सुकून मिला है। अगली सुबह मैरी उसे हल्के से जगाती है। उसके हाथ में नाश्ता होता है। ये उसके तरीके का शुक्रिया है, उन पैसों के लिए और शायद उस भरोसे के लिए भी जो बॉर्न ने उस पर किया। कुछ ही देर बाद वे दोनों आखिरकार उस पते पर पहुंच जाते हैं जो पासपोर्ट में लिखा था, पेरिस। लेकिन अजीब बात ये है, बॉर्न को इस जगह से कोई पहचान महसूस नहीं होती, जैसे वो कभी यहाँ रहा ही नहीं। वो अपना वादा निभाते हुए मैरी को बाकी पैसे देता है और उसे धन्यवाद कहता है। अब थियोरेटिकली दोनों का रास्ता अलग होना चाहिए, लेकिन मैरी जाने को तैयार नहीं होती। शायद उसे भी अब इस कहानी का हिस्सा बनना है। दोनों अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुँचते हैं। बेल बजती है और कुछ ही पलों में एक बुजुर्ग केयर टेकर मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती है। वो उन्हें पहचानती है। बिना किसी
शक के अंदर बुला लेती है। अब ये साफ है ये जगह बॉर्न की ही है। अंदर कदम रखते ही एक सजी संवरी पूरी तरह सेट लाइफ सामने होती है, हर जरूरत का सामान, हर चीज अपनी जगह पर। लेकिन बॉर्न के लिए ये सब अजनबी है। वो कमरे के हर कोने को ध्यान से देखता है, जैसे किसी छोटी सी चीज से उसकी यादें वापस आ जाएं। शेल्फ पर रखी किताबें उसकी नजर पकड़ती हैं। शिपिंग, नेविगेशन, समुद्री रास्तों से जुड़ी चीजें। उसे लगता है शायद उसका अतीत किसी ट्रांसपोर्ट या समुद्री काम से जुड़ा रहा हो। उधर मैरी अब थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है। वो बॉर्न से इजाजत लेकर बाथरूम में चली जाती है, लेकिन बॉर्न उसे आराम करने का वक्त नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, सच। वो टेबल पर रखे फोन के पास जाता है, हाल ही में डायल किए गए नंबरों को चेक करता है और उनमें से एक नंबर मिलाता है। कॉल कनेक्ट होती है, पता चलता है ये पेरिस के एक होटल का नंबर है। बॉर्न सीधा पूछता है, क्या जेसन बॉर्न नाम का कोई वहाँ ठहरा था? जवाब आता है, नहीं। एक पल के लिए सब फिर से धुंधला हो जाता है, लेकिन तभी एक नई सोच दिमाग में आती है, शायद उसने अपना असली नाम इस्तेमाल ही नहीं किया। वो तुरंत बैग खोलता है, सारे पासपोर्ट बाहर निकालता है और उनमें से एक नाम चुनकर फिर से कॉल मिलाता है। अब खेल और दिलचस्प हो गया है, एक ही चेहरा लेकिन कई नाम। आखिर इनमें से असली कौन है? तुम्हारे हिसाब से क्या वो कभी अपनी असली पहचान तक पहुंच पाएगा या हमेशा अलग अलग चेहरों के पीछे छुपा रहेगा? जैसे ही उसने कॉल के जवाब में सुना, बॉर्न का दिल थम सा गया। सामने वाले ने बताया, कैनन नाम का आदमी 2 हफ्ते पहले एक कार हादसे में मर चुका था। उसका सारा सामान अब उसके भाई के पास था। बस इतनी जानकारी ही बॉर्न के लिए जैसे झटके के बराबर थी। अब उसे समझ में आया, जो मामला शुरू में आसान दिख रहा था वो सच में बिल्कुल आसान नहीं था। और तभी अंदर एक अजीब बेचैनी उठती है। एक ट्रेन्ड एजेंट का इंस्टिंक्ट चेतावनी देता है, खतरा बहुत पास है। बॉर्न तुरंत फोन काट देता है और कमरे की हर दिशा महसूस करने लगता है, ताकि किसी भी आवाज से उसकी मौजूदगी पता न चल पाए। वो किचन की तरफ बढ़ता है, नल खोलता है ताकि पानी की आवाज खतरनाक खामोशी को ढक सके, और वहीं से तेज चाकू उठाता है। अब हर कमरे की निगरानी उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन तभी मैरी बाहर आ जाती है। माहौल पहले अजीब लगता है, फिर धीरे धीरे कुछ नजदीकी सा बन जाता है। बॉर्न की नजर अचानक बालकनी की तरफ जाती है और उसी पल ठंडी, जानलेवा और खतरनाक मौजूदगी का एहसास होता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक झटके में सामने वाले के हाथ से मशीन गन छिन जाती है। दोनों जमीन पर गिरते हैं और भिड़ जाते हैं। कोई दिखावटी स्टंट नहीं, कोई स्लो मोशन नहीं, सिर्फ सच्चा खतरनाक हाथापाई। हर वार सीधे शरीर पर पड़ता है और देखने वाले की धड़कन तेज कर देता है। किलर खुद को कमजोर पाता है और आखिरी चाकू निकालता है, लेकिन बॉर्न अपनी तेज बॉक्सिंग और फुटवर्क से वार बचाता है और पलटवार करता है। अब हर चीज उसके लिए हथियार बन सकती है। उसकी नजर टेबल पर पड़ी एक साधारण पेंसिल पर जा अटकती है। किलर पूरी ताकत से आखिरी हमला करता है, लेकिन बॉर्न उसे रोक देता है और सवाल करता है, तुम कौन हो और किसने भेजा है? लेकिन किलर मुंह नहीं खोलता। इसी बीच मैरी अपने बैग में 2 कागज पाती है। उन पर बॉर्न और उसी किलर की तस्वीरें होती हैं। हर पन्ना एक नई सच्चाई की तरफ इशारा करता है। वह सवालों की झड़ी लगा देती है। बॉर्न उसे पीछे खींच लेता है, क्योंकि वह जानता है हर प्रोफेशनल किलर के पास एक आखिरी चाल जरूर होती है। और सच में किलर एक बार फिर उठ खड़ा होता है। कुछ ही पलों बाद सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन इस बार कमरे की हवा पहले जैसी नहीं रहती। अब खतरा सिर्फ बाहर नहीं, उनके बीच भी आ चुका होता है। अचानक बाहर से एक तेज चीख गूंजती है। बॉर्न 1 सेकंड में समझ जाता है, किलर ने खुद को खत्म कर लिया है। अब उनका ठिकाना सुरक्षित नहीं रहा। बॉर्न बिना वक्त गंवाए सामान समेटना शुरू कर देता है। मैरी अभी भी सदमे में होती है। बॉर्न उसे संभालता है और जल्दी से नीचे लेकर आता है, लेकिन नीचे का नजारा और भी डरावना होता है। बिल्डिंग की केयर टेकर जमीन पर पड़ी होती है, अब जिंदा नहीं। ये देखते ही मैरी का संतुलन टूट जाता है। वह वहीं उल्टी करने लगती है। बॉर्न रुकना नहीं चाहता, 1 सेकंड भी नहीं, क्योंकि उसे अंदाजा है खतरा बहुत करीब है। उसे यह नहीं पता कि भीड़ में से कोई उन पर नजर रख रहा है। कुछ ही देर में निक्की को अपने मुखबिर से खबर मिल जाती है। वह तुरंत हेडक्वार्टर कॉल करता है। कॉन्कलिन सख्त आदेश देता है, मामला हर हाल में कंट्रोल में रहना चाहिए। साथ ही फ्रेंच पुलिस की हर हरकत पर नजर रखने को कहा जाता है। इधर बॉर्न और मैरी एक स्टेशन पहुंचते हैं। बॉर्न उसे कार में बैठने को कहता है और खुद बाहर चला जाता है। जैसे ही वह दूर जाता है, मैरी के दिमाग में एक ख्याल आता है, भाग जाने का। वह चाबियां देखती है, पैसों को गिनती है। कुछ देर बाद बॉर्न लौटता है, लेकिन कार खाली होती है। उसके अंदर अचानक एक अजीब सा खालीपन फैल जाता है, घबराहट, बेचैनी। तभी मैरी वापस आती है। बैग उसके हाथ में होता है, लेकिन उसकी हालत ऐसी होती है कि वह बॉर्न की तरफ देख भी नहीं पाती। बॉर्न शांत स्वर में कहता है, पुलिस के पास जाओ, पासपोर्ट दिखाओ, सब सच बता दो, वो तुम पर भरोसा करेंगे। लेकिन मैरी सिर हिला देती है। अब उसे किसी पर भरोसा नहीं है सिवाय बॉर्न के। बॉर्न साफ कहता है, अगर मेरे साथ रही तो खतरे कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि वह खुद सच्चाई के बहुत करीब पहुंच रहा होता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर वॉकी टॉकी लिए पास आता है। भागने के बजाय बॉर्न शांत रहता है। वह मैरी से पूछता है, कार की सर्विस हाल ही में हुई है? फिर मैप निकालकर रास्ता प्लान करने लगता है। तभी और पुलिस गाड़ियां पहुंच जाती हैं। मैरी पूरी तरह घबरा जाती है और फिर शुरू होती है शहर के बीचों बीच एक खतरनाक कार चेस। बॉर्न अचानक स्टीयरिंग घुमाता है, टायर चीखते हैं, एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबता है। वह हर गली कूचे को ऐसे पार करता है जैसे शहर का नक्शा उसके दिमाग में बसा हो। आगे ट्रैफिक जाम, लेकिन वह रुकता नहीं। कार सीधे फुटपाथ पर चढ़ जाती है। पीछे से पुलिस की गाड़ियां बढ़ती ही जा रही हैं। चारों तरफ से घिरते हुए बॉर्न एक तेज मोड़ लेता है और कार को तंग गली में घुसा देता है। अब छोटी कार का फायदा साफ दिखता है। वह उल्टी दिशा में गाड़ी
गाड़ी दौड़ाता है। कुछ ही सेकंड में कई गाड़ियों को चकमा दे देता है, लेकिन पीछा अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ गाड़ियां अब भी पीछे लगी हैं। आखिरकार वह कार को एक अंडरग्राउंड पार्किंग में घुसा देता है। वहां पहुंचकर वह मैरी से कहता है अब यह कार बेकार है। वह हर फिंगरप्रिंट साफ करता है ताकि कोई निशान पीछे न रह जाए। उधर वॉरलॉर्ड मुर्दा घर पहुंचता है। वह कैन की लाश देखने की जिद करता है, लेकिन जैसे ही वह शव की पीठ देखता है उसे तुरंत समझ आ जाता है ये वही किलर नहीं है, क्योंकि असली को 2 गोलियां लगी थी। अब उसे साफ पता चल जाता है ये सब CIA का एक और खेल है। ये सब CIA की एक और चाल थी। पेरिस ब्रांच तुरंत कॉन्कलिन को खबर देती है वॉरलॉर्ड मुर्दा घर पहुंच चुका है, लेकिन शव असली नहीं है। इतना सुनते ही कॉन्कलिन के अंदर मिशन पूरा करने की आग फिर भड़क उठती है। इस बार जिम्मेदारी दी जाती है प्रोफेसर को, एक ऐसा शूटर जो दूर से निशाना साधने में माहिर है। उधर एक होटल के कमरे में बॉर्न मैरी के बाल धोता है, फिर सावधानी से उन्हें काट देता है ताकि उसकी पहचान पूरी तरह बदल जाए। छोटे से बाथरूम में इस सब के बीच दोनों के बीच अनजानी नजदीकियां बनने लगती हैं। माहौल थोड़ा भावुक और थोड़ा सा शांत हो जाता है, जैसे इस खतरनाक दौड़ में उन्हें एक पल की राहत मिल गई हो। सुबह होते ही मैरी की आंख खुलती है और बॉर्न पूरी तरह तैयार खड़ा होता है। कमरे से हर फिंगरप्रिंट मिटाया जा चुका होता है। अब वह साफ कहता है हमें होटल क्वीन जाना होगा। कैन की एंट्री और बिल रिकॉर्ड वहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ वॉरलॉर्ड के होटल में उसके लोग उसे समझा रहे होते हैं अमेरिका से सीधा टकराना सही नहीं है, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। उसे अंदाजा तक नहीं होता कि जिनसे वह टकरा रहा है उनके लिए उसे खत्म करना बेहद आसान है। और फिर प्रोफेसर अपना काम बिना किसी गलती के पूरा कर देता है। दूर से लिया गया एक सटीक शॉट सब कुछ खत्म कर देता है। वह आराम से अपनी स्नाइपर राइफल खोलता है और बिना किसी शोर के वहां से गायब हो जाता है। उसी दौरान बॉर्न और मैरी होटल क्वीन पहुंचते हैं। अंदर जाने से पहले दोनों आखिरी बार अपने प्लान को दोहराते हैं। टाइमिंग मिलाई जाती है, हर मूव पहले से तय होता है, क्योंकि इस जगह में कई एग्जिट हैं और एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। प्लान बिल्कुल साफ था। अगर लगे कि कोई पीछा कर रहा है तो बाहर निकलते समय बैग दाहिने कंधे पर डालना है, और अगर टैक्सी न मिले तो बिना पीछे देखे सीधे आगे बढ़ते जाना है। अंदर जाते ही बॉर्न फोन बूथ में घुसता है और होटल में कॉल करता है, लेकिन कोई फोन उठाता ही नहीं। तभी बाहर से शीशे पर हल्की दस्तक होती है। मैरी उसे देखती है और धीमे से कहती है इतना घुमावदार प्लान बनाने की क्या जरूरत थी, सीधे पूछ लेना ज्यादा आसान था। उधर हेडक्वार्टर में व्हाइट कॉन्कलिन से सवाल करता है वॉरलॉर्ड को खत्म किसने किया। कॉन्कलिन बिना रुके जवाब देता है बॉर्न, यही उसका मिशन था। वह यह भी जोड़ता है कि नियमों के मुताबिक बॉर्न को 24 घंटे में रिपोर्ट करना था। इधर बॉर्न लगातार कॉल्स करता रहता है। उसे कैन से जुड़ा कोई भी सुराग चाहिए होता है। रात होते होते वह एक सिक्योरिटी कंपनी तक पहुंच जाता है। उसी समय फ्रेंच पुलिस एक कॉल इंटरसेप्ट कर लेती है और उन्हें उस छोटी कार का पता चल जाता है जिससे बॉर्न की लोकेशन का अंदाजा लग जाता है। इसके तुरंत बाद प्रोफेसर को नया मिशन सौंप दिया जाता है। अगली सुबह बॉर्न सीधे उसी सिक्योरिटी कंपनी पहुंचता है। स्टाफ उसे बिल्कुल सामान्य तरीके से रिसीव करता है और एक ऑफिस में ले जाता है। मैनेजर उससे पूछता है क्या आप वही नाव खरीदने आए हैं। यहीं से बॉर्न को यॉट से जुड़ी फाइलें मिलती हैं। अब सब कुछ साफ होने लगता है। वह मैरी से कहता है असल में वही कैन है, लेकिन उसी समय मैरी मुर्दा घर फोन करके चौंकाने वाली बात बताती है कैन की लाश अभी भी वहीं है। सच्चाई जानने के लिए दोनों तुरंत मुर्दा घर पहुंचते हैं। कुछ पैसों के बदले कर्मचारी उन्हें शव दिखाने के लिए मान जाता है। बॉर्न सिर्फ एक नजर देखना चाहता है, लेकिन कर्मचारी हिचकिचाता है। उसका बॉस आने वाला होता है। बॉर्न और पैसे देता है। फ्रीजर खोला जाता है और अंदर कुछ भी नहीं होता। लाश गायब हो चुकी होती है। उसी पल मालिक वहां पहुंच जाता है और माहौल एकदम तनाव से भर जाता है। बॉर्न सीधे मालिक की आंखों में देखता है। लाश कहाँ गई। मालिक नजरें चुराता है, बात घुमाने की कोशिश करता है। आखिरकार बस इतना कहता है कल रात कैन का भाई आया था। बॉर्न समय बर्बाद नहीं करता। वह विजिटर लॉग उठाता है और उसी कागज पर एक नाम उसे चौंका देता है, वॉरलॉर्ड। वही नाम उसे यॉट वाली फाइलों में भी मिला था। अब तस्वीर साफ हो जाती है। इस पूरे खेल के पीछे वॉरलॉर्ड की बड़ी भूमिका है। बिना एक सेकंड गंवाए बॉर्न और मैरी उसके होटल की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही एक और झटका मिलता है। वॉरलॉर्ड अब जिंदा नहीं है। सच्चाई को जोड़ने के लिए वे उसका इंटरव्यू छपा हुआ अखबार खरीदते हैं। रिपोर्ट में लिखा होता है 3 हफ्ते पहले मार्से के पास समुद्र में उसकी यॉट पर हमला हुआ था और हमलावर को 2 गोलियां लगी थी। समय, जगह और हालात सब कुछ बॉर्न की अपनी कहानी से मेल खाता है। ये सच मैरी को अंदर तक डरा देता है। वापसी के पूरे रास्ते दोनों के बीच एक भी शब्द नहीं होता, सिर्फ खामोशी और बढ़ता हुआ डर। जैसे ही वे अपने होटल के पास पहुंचते हैं बॉर्न का इंस्टिंक्ट अचानक अलर्ट हो जाता है। 2 पुलिस मोटरसाइकिलें तेजी से उनके पास से गुजरती हैं। बॉर्न तुरंत ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहता है। उसे समझ आ जाता है वे अब छिपे नहीं हैं, वे सामने आ चुके हैं। मैरी को लगता है कि बॉर्न बेवजह घबरा रहा है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। पूरा होटल चारों तरफ से घिर चुका होता है और भीड़ के बीच प्रोफेसर भी मौजूद होता है। मैरी अभी भी यकीन नहीं करती। तब बॉर्न अचानक एक पुलिस कार का शीशा तोड़ देता है। अंदर से वांटेड पोस्टर निकालता है जिस पर उनकी ही तस्वीरें होती हैं। ये देखकर मैरी पूरी तरह टूट जाती है। वह डर के मारे पीछे हटती है और बॉर्न से दूर रहने को कहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। उनकी किस्मतें जुड़ चुकी थी। बॉर्न जानता है वह खुद शायद बच जाए, लेकिन अगर मैरी अकेली रह गई तो उसके लिए खतरा और बढ़ जाएगा। उधर कॉन्कलिन गुस्से से भरा हुआ है। वह फ्रेंच पुलिस को कोस रहा होता है। होटल को घेर कर तुमने उसे चेतावनी दे दी, फिर भी वह खुद को दिलासा देता है। बॉर्न अब ज्यादा दूर नहीं जा सकता, न ट्रेन न फ्लाइट। हर रास्ता लगभग बंद हो चुका है।
आदेश दिया जाता है कि पुलिस की हर हरकत पर नजर रखी जाए और मैरी के पुराने ठिकानों की छानबीन की जाए, क्योंकि अब बॉर्न पूरी तरह उसी के सहारे है। एनालिस्ट 4 ऐसी जगहें चिन्हित करते हैं जहां मैरी पहले रह चुकी होती है, और जैसा अंदेशा था, मैरी अपने सौतेले भाई के पुराने घर पर कॉल करती है। काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे साफ हो जाता है कि वहां अब कोई नहीं रहता। इसके बाद दोनों एक कार चुराते हैं और उसके भाई के घर की ओर निकल पड़ते हैं। इधर 24 घंटे पूरे हो चुके होते हैं, लेकिन बॉर्न अब तक वापस नहीं आता। वाइड कॉन्कलिन से सवाल करता है कि वह ऊपर वालों को क्या जवाब देगा, क्योंकि अब ऑपरेशन पूरी तरह हाथ से फिसल चुका होता है। कॉन्कलिन समझ जाता है कि अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। उधर बॉर्न और मैरी एक छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं, जहां आगे कहानी एक नया मोड़ लेने वाली होती है। मैरी फूलदान के नीचे चाबी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन बॉर्न के लिए दरवाजा खोलना कोई मुश्किल काम नहीं होता। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, रोशनी जली हुई होती है और क्रिसमस ट्री सजा होता है, यानी साफ है कि यहाँ कोई रह रहा है। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है और मैरी का सौतेला भाई ईमान घर लौट आता है। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है, लेकिन ईमान उन्हें सिर्फ एक रात रुकने की इजाजत दे देता है। डिनर के बाद वह उनके लिए एक कमरा भी तैयार कर देता है। उधर CIA मैरी की कॉल को ट्रेस कर लेती है। निक्की प्रोफेसर से मिलता है और उसे वही एड्रेस दे देता है, जिससे खतरा अब सीधे उनकी ओर बढ़ रहा होता है। रात के समय मैरी अचानक उठती है और देखती है कि बॉर्न कमरे में नहीं है। वह उसे ढूंढते हुए बाहर जाती है और देखती है कि बॉर्न बच्चों के बिस्तर के पास खामोशी से खड़ा है। बॉर्न बताता है कि उसे बच्चों की सुरक्षा की चिंता हो रही है, और उसी पल उसके मन में एक बड़ा फैसला आता है। अब वह यह जानना ही नहीं चाहता कि वह असल में कौन है, क्योंकि शायद सच उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बॉर्न तय करता है कि वह इस सब से दूर जाकर मैरी के साथ कहीं छिपकर एक शांत जिंदगी जी सकता है। सुबह होते ही वे निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी बच्चे आकर बताते हैं कि उनका कुत्ता गायब है। उसी पल बॉर्न का छठा सेंस खतरे की आहट पकड़ लेता है। वह तुरंत बच्चों को लेकर बेसमेंट में छिप जाता है और तभी बाहर से किलर फोन लाइन काट देता है। अब मदद का कोई रास्ता नहीं बचता। बॉर्न ड्रॉअर चेक करता है और उसे 7 गोलियां मिलती हैं। वह अंदाजा लगाता है कि बंदूक अलमारी के ऊपर छुपी होगी, और सच में वही मिलती है। वह तेजी से हथियार तैयार करता है। मैगजीन में उतनी ही गोलियां होती हैं जितनी उसे चाहिए। बच्चों को बेसमेंट में शांत रहने को कहकर वह धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। घर में अजीब सी खामोशी छाई होती है और तभी ऊपर से बेहद हल्की सी आवाज सुनाई देती है। बॉर्न तुरंत समझ जाता है सामने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि बेहद प्रोफेशनल है। टकराव के बाद बॉर्न नीचे पहुंचता है और देखता है कि किलर जिंदा है, लेकिन बुरी तरह घायल। वह उसे बंदूक की नोक पर ले लेता है। किलर शांत आवाज में पूछता है, क्या उसे पता है कि वह कौन है? यह सवाल बॉर्न को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि पहली बार वह अपनी असली पहचान को लेकर खुद ही सवाल करने लगता है। और फिर किलर धीरे धीरे सच उजागर करना शुरू करता है। वे दोनों एक ही प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, एक ऐसा सिस्टम जहां बिना सवाल किए सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना ही नियम होता है। बॉर्न पूछता है कि उसे क्यों खत्म किया जा रहा है, और किलर ठंडे लहजे में जवाब देता है, क्योंकि अब बॉर्न कंट्रोल में नहीं रहा। वह बताता है कि बॉर्न पहले कभी सवाल नहीं करता था, बस आदेश मानता था। ये सुनकर भी बॉर्न के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आता। वह बस धीरे से कहता है, अब वह वैसा इंसान नहीं रहा। अचानक किलर आखिरी बार हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बॉर्न तेज निकलता है। ट्रिगर दबता है और सब खत्म हो जाता है। बॉर्न उसकी बॉडी वहीं छोड़ देता है और वापस घर के अंदर जाता है। वह मैरी और बच्चों को बाहर निकालता है और जंगल के रास्ते उन्हें दूर ले जाता है, क्योंकि पुलिस सायरन की आवाजें तेजी से करीब आ रही होती हैं। बॉर्न समझ चुका होता है अब यहाँ रुकना मुमकिन नहीं। कुछ ही देर में पुलिस पूरे घर को घेर लेती है। दूसरी तरफ कॉन्कलिन को खबर मिलती है कि प्रोफेसर खत्म हो चुका है, और यह सुनते ही उसका चेहरा उतर जाता है। वाइट साफ कह देता है कि अब मामला हाथ से निकल चुका है। कॉन्कलिन को एहसास हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह सबूत मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन अब सिस्टम ही उसके खिलाफ हो चुका होता है। उस पर ही जांच बैठा दी जाती है। कुछ महीनों बाद कहानी एक शांत मोड़ पर पहुंचती है। मैरी अब एक छोटे से शहर में सुकून भरी जिंदगी जी रही होती है। वह बच्चों को म्यूजिक सिखाती है और पहली बार उसकी जिंदगी में ठहराव नजर आता है। अतीत की परछाइयां अब भी उसके साथ हैं। चेहरे पर वही खामोशी है, लेकिन आंखों में अब डर नहीं। उधर बॉर्न, उसे अब भी पूरी तरह नहीं पता कि वह असल में कौन है, लेकिन एक बात साफ हो चुकी है, वह क्या नहीं बनना चाहता। यही इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।